नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश की दिन भर की अब तक की सारी बड़ी खबरें विस्तार से बताएंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले दल बदल जोरों पर है। खासकर कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता बदले सियासी हालात में घर वापसी में जुटे, लेकिन कांग्रेस में तवज्जो न मिलने से वो परेशान भी हैं। पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह, उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं पर जमकर हमला बोला। आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह, अजय सिंह और गोविंद सिंह मेरे खिलाफ एकजुट हैं। राकेश सिंह का यह दावा है कि वो कांग्रेस पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं। राहुल गांधी ने क्षेत्र में काम करने के लिए बोला है, लेकिन सवाल ये कि अब जो दिग्विजय सिंह मेरे खिलाफ अधिकार से बोल रहे हैं, ये किस तरह की बात है? क्या पार्टी की अनुशासनहीनता ये नहीं है? चौधरी राकेश सिंह से बातचीत की नासिर गौरी ने। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस में लगातार बीजेपी के जो खेमा है उससे आने का सिलसिला जारी है, तो वही कांग्रेस के अंदर ही कहीं ना कहीं आपस में फूट सी नजर आ रही है। क्योंकि दिग्विजय सिंह का जो बयान सामने आया था राकेश चौधरी को लेकर, अब राकेश चौधरी जी उस पर पलटवार कर रहे हैं। किस तरह का पलटवार है वो जानते हैं। राकेश जी, पहले तो क्या कहना चाहते हैं, जो दिग्विजय सिंह ने क्या कहा और आपके क्या रिएक्शन उस पर? नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा वो विजुअल मीडिया पर भी चला, अखबारों में भी आया। उन्होंने ये कहा कि मैं राकेश चौधरी का विरोध कर रहा हूँ कि उनका प्रवेश नहीं होना चाहिए, उनको टिकट नहीं देना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत आदरणीय भी है मेरे, और मैं पंडित श्यामाचरण शुक्ल के साथ राजनीति में आया हूँ मध्य प्रदेश में, उनको अगर मेरी कोई मुखालफत भी करनी है तो वो पार्टी के अंदर करें। ये पार्टी की अनुशासनहीनता नहीं है कि आप विजुअल मीडिया पे आके, पेपर में आके और आप इस तरह से, और फिर आपकी अथॉरिटी क्या है आज कांग्रेस में? आप किस हैसियत से? आप क्या प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, या आपको कमलनाथ जी ने डेप्यूट किया है, सोनिया जी ने डेप्यूट किया है, राहुल जी ने डेप्यूट किया है? आप दूसरे के अधिकारों को छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जब NSY का अध्यक्ष बना तब से मैं कांग्रेस में हूँ। इंदिरा जी जब जेल गई तब मैं जेल गया। अब मैं अगर राहुल जी के सामने हूँ, राहुल जी मुझे ये कह रहे हैं लोकसभा चुनाव के मंच पर कि राकेश जी आप लगिए, काम करिए, और दिग्विजय सिंह को अधिकार ये किसने दे दिया? कांग्रेस। अगर अधिकार दे दिया कोई बात नहीं, सोनिया जी ने दे दिया है, आदरणीय ने, राहुल जी ने दे दिया है, कमलनाथ जी ने दे दिया है, उनने अगर अधिकार दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप निर्णय कर दीजिए। लेकिन आप आज किसी अथॉरिटी में नहीं है। आज कमलनाथ जी अगर निर्णय करें तो मुझे स्वीकार है, आदरणीय सोनिया जी निर्णय करें मुझे स्वीकार है, आदरणीय राहुल जी निर्णय करें मुझे स्वीकार है। तो मैं कोई ऐसा इच्छुक नहीं हूँ कि मुझे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े। हाँ, अगर टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप देख सकते हैं कि राकेश चौधरी जी से थे, और जैसा कि इनका कहना है कि वो भले ही दावेदारी उनकी हो रही है उनकी तरफ से, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है। अगर पार्टी टिकट देती है तो वो चुनावी मैदान में हो सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरह से लामबंदी हो रहे हैं तीन नेता, वो इस तरह का नहीं होना चाहिए। विरोध होना चाहिए, पार्टी के अंदर होना चाहिए, बल्कि प्लेटफॉर्म पर नहीं होना चाहिए जिस तरह का मीडिया का प्लेटफॉर्म को उपयोग किया जा रहा है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उनका यह कहना है सीधा हमला उनका दिग्विजय सिंह के ऊपर है। दिग्विजय सिंह पर वो आरोप लगा रहे हैं कि किस हैसियत से वो उनके बारे में बयान दे रहे हैं। क्या यह अनुशासनहीनता नहीं है? इधर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में लौटे ग्वालियर चंबल इलाके के नेता बालेंदु शुक्ला ने एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जुबानी हमला किया। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने। ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में कांग्रेस में एक बड़ा नाम, जो भी ब्राह्मण समाज में भी जाना जाता है, सबसे बड़ा नाम है, वो कांग्रेस के खेमे में आ गए हैं, और पहले भी कांग्रेस ही थे। लेकिन अब चंबल अंचल में लगातार बीजेपी में कोई एक डर सा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सेंतबारी कर रही है। हमारे साथ में बालेंदु जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, अपनी वापसी को देख रहे हैं? ग्वालियर चंबल में कांग्रेस कितना मजबूत होगी आपके आने से, क्योंकि एक लंबे समय बाद आ रहे हैं, 12 साल का अंतराल? देखिए, मेरे आने से कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सत्य है कि अब धीरे धीरे कांग्रेस मजबूत हो रही है। और जब मैं कह रहा हूँ कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो रही है। नरोत्तम जी के दौरे को कैसे देख रहे हैं? क्या बनाने का दौर, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी बिखर रही है चंबल में बीजेपी में? तो क्यों आए हैं वो? अभी तक क्यों नहीं आए? अभी तक क्यों नहीं गए इन लोगों के घर में? ये स्पष्ट बताया जा रहा है। अब ये औपचारिकता होती है कि बेचारे नरोत्तम क्या कहेंगे? नहीं, हमने तो यूँ ही आया था, मैं तो घूमने आया था, इस गर्मी में ग्वालियर घूमने आए थे, इत्तेफाक से चले गए इन नेताओं के घर में। इत्तेफाक, अभी तक इत्तेफाक तो नहीं हुआ। तो सब समझ रहे हैं कि क्यों आए थे। कहा जा रहा है कि सिंधिया जी के आने से आप बीजेपी से हट गए दूर। क्या ऐसी वो रहा जो आपने मनमुटाव रहा? जो
माधवराव सिंधिया मेरे मित्र थे, मैंने घोषणा नहीं की थी, आज कह रहा हूँ, लेकिन सब जानते कि मेरे मित्र थे वो। ज्योतिरादित्य सिंधिया से मेरी नहीं पटी, और नहीं पटी तो लोग कहते हैं साहब तब आप चले गए थे बीजेपी में क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं पटी। अरे 7 साल रहा मैं कांग्रेस के अंदर, वो भी एक सामान्य कार्यकर्ता, मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ मैं। अब 19 तारीख को हो सकता है कि वो राज्यसभा के सदस्य बन जाएं, लेकिन आज की तारीख में वो कहीं कुछ नहीं है, और मेरा उनसे कोई मुकाबला है भी नहीं। भाई राजघराना का आदमी है, महाराजा है तो नहीं लेकिन था। वो अपने आप को आज भी महाराजा समझता है, और इसी का दुष्परिणाम है कि 1.25 लाख वोट से पहली बार सिंधिया परिवार का कोई आदमी गुना शुक्र से हारा है। आप देख सकते हैं ये बालनदीप शुक्ला जी है, और जैसा कि आप इन्होंने फिर से एक नसीहत दी है ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि वो एक बार फिर से जनता से जुड़े, क्योंकि जिस तरह की जो हार हुई है, एक वो बड़ी हार है, सिंधिया परिवार की भी सबसे बड़ी हार थी, लेकिन अब उनको जनता से जुड़ना भी होगा। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहे हैं कि आर्थिक राजधानी में बिस्तर नहीं मिल रहे मरीजों को। हमारे यहाँ का भी एक नौजवान वीरगति को प्राप्त हो गया, सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में भटकता रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री का वो बयान भी आपने सुना होगा जिसमें उसने कहा कि हम दिल्ली के अंदर किसी बाहर के आदमी का इलाज नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार के आपने बयान मुख्यमंत्री की और विज्ञापन भी देखे होंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि आप घर पर ही क्वारंटाइन हो जाओ, घर पर ही रहो, अस्पताल में मत आओ। ये दिल्ली बम्बई 2 की हालात के बाद मैं मध्य प्रदेश की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये कोई बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोई विजेता हैं। ये कि मध्य प्रदेश की तैयारी कैसी है आपके माध्यम से दिल्ली तक जरूर जाए, जब दिल्ली की तैयारी आपके माध्यम से हम तक आ रही है। अब आप देखें मैंने जैसा आपको बताया वैसा थोड़ा तुलनात्मक देखें। आज हमारे रनिंग केस हैं, एक्टिव केस हैं 2688, और इनके लिए बिस्तर हमारे पास तैयार हैं 23,261। ऑक्सीजन बेड, अब हमारे पास कंफर्म केस और सस्पेक्टेड केस, जो सस्पेक्टेड केस होते हैं वो भी हमारे पास में है, और दोनों को अगर हम योग बनाए तो होता है 3,345। ये हमने बढ़ा के कर रखी है 5,200 बेड, और 15 जून तक ये संख्या बढ़ा के हम कर देंगे 12,000। 15 जून में 8 दिन बाकी हैं, ये भी ध्यान रखें। हमारे लगभग अंतिम स्टेज पर ये ऑक्सीजन के बेड की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, जरूरत कितने की है, और आप देख रहे होंगे कि हम तैयारी कितनी कर रहे हैं। थोड़ा आगे की ओर ले चलूंगा मैं आपको ICU के बेडों की तरफ। अभी हमारे भोपाल में 108, इंदौर में 108, भोपाल में 98, ऐसे दोनों का योग भी मिला लें, मध्य प्रदेश का पूरा योग मिला के बताऊंगा कि जिले की जगह तो 206 एक्यूपाइड हैं हमारे पास, और उसके विरुद्ध हमारे पास 1,000 से अधिक बेड वो उपलब्ध है ICU बेड, और ये 30 जून तक 2,000 हो जाएंगे। हमारे यहाँ कोई भी बिस्तर का चैलेंज वर्तमान में है नहीं, आता हुआ आपको मैंने इसलिए रखा कि ये भ्रम भी आपके माध्यम से दूर रहे कि इस तरह का कोई चैलेंज हमें आता हुआ दिख भी नहीं रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। तो प्रदेश में बढ़ते मरीजों के साथ साथ बढ़ते हुए रिकवरी रेट पर बार बार सरकार का ध्यान है, और इसी को वो इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपडेट भी कर रहे थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कहा कि कांग्रेस अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है। जब कमलनाथ सीएम थे तब वो कभी जमीन पर काम नहीं करने गए। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं को उन्होंने चले हुए कारतूस बताया। उपचुनाव से पहले बीजेपी में डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछने पर कहा, पार्टी में कोई डैमेज नहीं तो कंट्रोल किस बात का। पीसी शर्मा ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता जनता के बीच नहीं जा रहे, बस वर्चुअल रैली कर रहे हैं।
आम लोगों से लेकर किसान तक परेशान है। बीजेपी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार तक नहीं कर पाई। ये शेव जब हटाएंगे तो धार्मिक स्थल को चलवा पाएंगे उनसे, तो चले हुए कारतूस हैं। सोशल मीडिया से ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस शायद इस बार, फील्ड में तो जाएगी नहीं। फील्ड में जाते भी नहीं है, जब मुख्यमंत्री थे तब नहीं गए, उसके पहले नहीं गए, तो अब क्या जाते। कांग्रेस तो कहीं आ जा नहीं रही है, तो उसको कैसे मालूम? ये तो ट्विटर पे, टीवी पे, पेपर पे चल रही है कांग्रेस। तो सोशल मीडिया पे चुनाव भाई कुछ डैमेज ही नहीं है तो कंट्रोल काहेगा है, मैं ये समझ ही नहीं पाया। तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं डैमेज हो गया है मामला। दूसरा, मंत्रिमंडल का विस्तार 3 बार तारीखें आई, गवर्नर से मिल लिए, दिल्ली आए, वो हो नहीं पा रहा है। तो निश्चित तौर पर घमासान भारतीय जनता पार्टी में मची हुई, और 70-75 विधायक और बहुत से ऐसे हैं 20-25 जिनका आखिरी कहते हैं मौका है, वो सब लगे हुए हैं। हाटपिपलिया उपचुनाव में बीजेपी की मुश्किल बढ़ती जा रही है। इस सीट से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए मनोज चौधरी प्रबल उम्मीदवार हैं। चुनाव की रणनीति को लेकर देवास में बैठक लेने पहुंचे कैलाश जयवर्गीय ने कहा, मनोज चौधरी का नाम लगभग तय है। मनोज चौधरी को हल्दी लग चुकी है, उपचुनाव में दूल्हा मनोज ही रहेगा। कैलाश की इस टिप्पणी पर दीपक जोशी ने भी अपने मन की टीस निकालते हुए कहा, हल्दी लगने का मतलब ये नहीं कि फेरे हो चुके हैं। हालांकि दीपक जोशी को चुनाव प्रबंध समिति के संचालक मंडल में शामिल किया गया है, लेकिन उनकी नाराजगी अब भी बरकरार है। ऐसा है कि झूठ के धरातल पर खड़ी हुई पार्टी कभी भी सफल नहीं हो सकती। पिछले चुनाव में उन्होंने जो वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं, और इसलिए लोगों ने भुगता है। मुझे लगता है कि 24 की 24 से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, एक भी कांग्रेस नहीं। देखिए, मैंने कहा ना, उन्होंने हल्दी लगाने की बात कही है, अभी फेरे नहीं हुए। जब फेरे होंगे उसके बाद मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत काम होता है। क्योंकि कार्यकर्ता का जो कैसे का चयन होता है, उसके लिए बाकायदा चुनाव समिति की बैठक होती है। चुनाव समिति उस पर निर्णय करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेजती है, केंद्रीय समिति ही मोहर लगाती है। हमारी पार्टी में निर्णय है। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को बुलडोजर की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ हमेशा एक्शन में रहते हैं, उन्हें जो भी काम सौंपा जाता है उसमें वो बुलडोजर की तरह जुट जाते हैं। दिग्विजय सिंह ने यह दावा भी किया कि कमलनाथ उपचुनाव में सभी 24 सीटें जीत कर लाएंगे और जिन्होंने भी जनमत की सौदेबाजी की वो सब हारेंगे। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में तबादलों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। देखिए, कमलनाथ जी हमेशा एक्शन में रहते हैं। वो व्यक्ति ऐसे हैं, राजनेता ऐसे हैं, मैं तो 40 साल से उनको जानता हूँ। उनको जो काम सौंपा जाता है तो वो बुलडोज़र की तरह लग जाते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वे सफल होंगे और 2400 सीटों पर जिन लोगों ने सौदा किया है जनमत का, वे सब हारेंगे। मध्य प्रदेश में चौथी बार सीएम बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान पहली बार इंदौर दौरे पर गए। जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद सीएम ने कोरोना को लेकर कलेक्ट्रेट में एक समीक्षा बैठक की। आपको सीएम शिवराज के दौरे की तस्वीरें हम दिखाएंगे। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में सीएम कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक लेते दिखाई पड़े हैं। बैठक में सीएम ने कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा और कोरोना प्रभावित इलाकों की जानकारी ली। शहर की रिकवरी रेट पर संतुष्टि जाहिर की, साथ ही सैंपलिंग की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। दूसरी तस्वीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, इसका सीएम ने निरीक्षण किया, जाना कि अस्पताल में किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, मरीज अगर बढ़ते हैं तो कैसे और कहां रखा जाएगा। सीएम ने अस्पताल में सभी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के मामले में मध्य प्रदेश देश भर में अव्वल आ गया। अभी तक मध्य प्रदेश में 1,27,67,628 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जो देश भर में कुल जो खरीदी होती है उसका 33% है। देश भर में अभी तक 3,86,54,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है। पिछले साल की तुलना में इस साल मध्य प्रदेश में 74% ज्यादा गेहूं की खरीद की गई। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के किसानों और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बारिश तूफान में भी गेहूं की खरीदी को जारी रखा। इस साल
4,529 खरीदी केंद्र बनाए गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसानों को एसएमएस भेजने की व्यवस्था थी ताकि एसएमएस मिलने पर ही किसान उपज लेकर पहुंचे। फिलहाल 14,19,000 किसानों के खाते में 20,253 करोड़ की राशि के भुगतान का दावा है। ग्वालियर विधानसभा सीट के प्रभारी पूर्व मंत्री जयंत मलैया आज ग्वालियर पहुंचे। प्रमुख कार्यकर्ताओं के घर जाकर मुलाकात की। वहीं ग्वालियर विधानसभा से 2018 के चुनाव में प्रत्याशी रहे जयभान सिंह पवैया से मिले। मीडिया से बात करते हुए मलैया ने कहा, मध्य प्रदेश में सत्ता उसी की होगी जिसकी अभी सत्ता है। मध्य प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी के दो सर्कुलर वायरल होने के बाद हड़कंप मचा है, लेकिन उमा भारती ने उनकी तारीफ की। उन्होंने गृह मंत्री और सीएम को टैग करते हुए लिख दिया, मध्य प्रदेश को कानून व्यवस्था के मसले पर मॉडल स्टेट बनाकर दिखाएं। ट्वीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार का बचाव करते हुए उनकी ट्वीट का समर्थन किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी 10 जून से 65,000 बूथ स्तर पर प्रचार अभियान शुरू करेगी। बीजेपी की कोशिश है लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, साथ ही 24 सीटों पर आने वाले उपचुनाव की तैयारी पूरी हो जाएगी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर विवादों में हैं। आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री खुद ही कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे। ग्वालियर के एक सीनियर एडवोकेट ने प्रदेश के मुख्य सचिव हेल्थ, डीजीपी और ग्वालियर एसपी को नोटिस भेजा है। शाहजहांपुर में IBS24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिला प्रशासन ने शाहजहांपुर के सिटी अस्पताल को सील कर दिया है। इसके बाद अब मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। बता दें, अस्पताल प्रबंधन ने बुजुर्ग को बंदी बनाया था। IBS24 ने प्रमुखता से दिखाया। मुरैना में रेत उत्खनन मामले को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने मुरैना पुलिस की कार्रवाई की पोल खोल दी। ये राजघाट पुल का वीडियो है। पुलिस और वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की थी। खनन माफिया हर रोज हजारों ट्रॉली अवैध रेत निकाल रहे हैं। कार्रवाई के दौरान मौके पर एक ट्रैक्टर और या हिटैची का न मिलना बड़ा सवाल खड़ा करता है। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड के बचे विषयों की परीक्षाएं मंगलवार से हो रही हैं। पहले प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों में सैनिटाइजेशन के साथ सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। कल से 12वीं बोर्ड के बचे हुए पेपर शुरू हो रहे हैं। मुरैना में 12वीं के छात्रों ने नेशनल हाईवे पर इसका विरोध किया। छात्रों का आरोप है कोरोना संक्रमण काल है, माध्यमिक शिक्षा मंडल पेपर लेने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। कोरोना संकट काल में एमपी सरकार पर भोपाल के चिराई हॉस्पिटल को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने का आरोप है। इस मामले में चिराई अस्पताल के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया हॉस्पिटल के मालिक अजय गोयनका व्यापम केस में आरोपी हैं, फिर भी सरकार ने उन्हें करोड़ों का फायदा पहुंचाया। महाराष्ट्र में कहर बरपा रहे कोरोना का असर ट्रेनों के संचालन पर है। महाराष्ट्र में तेजी से फैलते कोरोना की दहशत के चलते मुंबई जाने वाली ट्रेनों में टीटी नहीं मिल रहे। टीटी एसोसिएशन ने महाराष्ट्र की ओर जाने वाली ट्रेनों में ड्यूटी करने से मना कर दिया। पुलिसकर्मी के हाथों बीजेपी नेताओं की खातिरदारी कराकर सागर रेंज के आईजी अनिल शर्मा कांग्रेस के निशाने पर हैं। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के 3 जून को सागर से गुजरते वक्त हाईवे पर आईजी की मौजूदगी में पुलिसकर्मी नेताओं को चाय नाश्ता देते दिखाई पड़े। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने सरकार पर कड़ा तंज कसा। इधर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए सोमवार से खोल दिया गया है, लेकिन पहले ही दिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के समर्थकों ने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC24। नमस्कार।